अंडर द बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद का उस टाइम पे रूल था बेटा, और हमने यहां पे एस्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। इसको क्रिएट किया गया था बेटा 1958 में। देखिए बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, गिलगित, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यानी कि ये सारा एक ही मुल्क था, कोई पाकिस्तान बना नहीं था। कि गांव में ज्यादा कारोबार हो रहा था, क्या मतलब? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन और द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे बेटा। तो वेलकम है आपका वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं वन शॉट सीरीज फॉर द फाउंडेशनल क्लासेस 8th, 9th, 10th, वो भी बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पे। तो बेटा आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 8th के टर्म 2nd में इवैल्यूएट होगा, वो क्लास 8th के टर्म 2nd में पूछा जाएगा, और इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। ये चैप्टर का टाइटल आपको पीछे स्क्रीन पे तो मिला ही होगा, इट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर से शुरू करने से पहले या इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले ये समझेंगे दैट टाइटल है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसीलिए मैंने पहले दो मैप आपके सामने रखे हैं। क्यों? आप देख लीजिएगा। आप सब इस बात से बेखबर है, सॉरी बाखबर है, बेखबर नहीं, वो ये दैट ये आपके सामने बिफोर द पार्टीशन वाला सीन है और ये आपके सामने आफ्टर द पार्टीशन वाला सीन है। अब इस मैप्स में, दो मैप्स में डिफरेंस क्या है वो आप अभी समझ जाएंगे बेटा। देखिए, अगर हम मान लेते हैं दैट दिस इज इंडिया, अगर ये सारा इंडिया है, आप देख लीजिए कि यहां पे हमें सिर्फ अफगानिस्तान मिल रहा है, पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं है बेटा। इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे दैट क्या भाई बिफोर द पार्टीशन वाला सीन, अगर हम देखेंगे पार्टीशन वाले सीन में, अगर हम देखेंगे दैट हाँ भाई बेटा यहां पे हमने देखा कि भाई पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान नहीं बना। और बेटा जो चैप्टर्स हम या सॉरी जो सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, या जिन सब टॉपिक्स को हम इस टाइम पे कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो देख लीजिए। सबसे पहले अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, वो देख ले, अ न्यू, एक नया, एंड डिवाइडेड नेशन यानी कि कौम के दो टुकड़े हो गए थे। उसके बाद अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, बिल्कुल जब एक कौम बन जाएगी, जब एक मुल्क बन जाएगा तो उस मुल्क में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए, कुछ कायदे कानून तो होने चाहिए। कायदे कानून बन गए। हाउ वेयर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, कैसे जो स्टेट्स है वो बन गई, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक भाई जो प्लान करना था डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए भी प्लानिंग हो गई। उसके बाद एक छोटा सा हल्का सा सब टॉपिक यहां पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि भाई हमारा मुल्क तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत जिस रियासत का नाम है जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर में पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद क्या चेंज आई? द नेशन 75 ईयर्स। देखिए इस 75 ईयर्स को आगे समझेंगे। क्या हमें आजादी से अब तक सिर्फ 75 साल हो गए कि 1-2 साल ज्यादा है, वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बेटा। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहूंगा बेटा। याद रखिए दैट एक मुल्क था जिस मुल्क का नाम था इंडिया, और ये मुल्क एक कंट्रोल या एक मुल्क के कंट्रोल में था, दैट वाज द ब्रिटिश। बिकॉज वी ऑल नो, हम सबको पता है, अगर हम इंडिया के और देखेंगे, इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश। इंडिया पे ब्रिटिश साम्राज्य का राज चल रहा था, अंग्रेजों का राज चल रहा था, और इसी इंडिया को
आजादी अगर देखेंगे कब मिली तो बेटा आप सब इससे भी बाखबर हो, बेखबर नहीं। वो ये कि 1947 में 1947 में आजादी मिली। जी बिल्कुल सर, पता है हमें, आजादी हमें मिली 1947 में। लेकिन साथ ही जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, भाई उस टाइम एक मुल्क नहीं 2 मुल्क वजूद में आ गए। एक मुल्क को आजादी नहीं, 2 मुल्कों को आजादी मिली। क्यों? ये मुल्क है ये बट गया 2 हिस्सों में, 2 हिस्से हो गए। एक जो हमारा इंडिया, और दूसरा अगर हम बात करेंगे अनदर कंट्री दैट इज पाकिस्तान। दूसरा एक मुल्क वजूद में आ गया। मुल्क क्या था? मुल्क था बेटा पाकिस्तान। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि भाई यहां पे आप गौर से सुन लीजिए, ये बात जहन में रख लीजिए दैट पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं था। ये तो इसी देश से निकला, ये तो इसी घर से एक और मुल्क निकला, ये तो इसी की जमीन से एक और मुल्क निकला, जिस मुल्क का नाम क्या रह गया? पाकिस्तान। अभी सिर्फ शुरुआत से देख लीजिए, इंडिया ब्रिटिश के अंडर में है, और बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया को आजादी मिली 1947 में। हम सबको पता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, हमें सब ये जानकारी है, हम सबको ये जानकारी है। जब इंडिया को आजादी मिली तो 2 मुल्क बन गए, 2 मुल्कों का वजूद आ गया। एक जो ऑलरेडी था इंडिया, और इसी की जमीन से, इसी के घर से एक और घर निकला, एंड दैट इज पाकिस्तान। समहाउ आपको पता होगा, अगर रफली मैप बनाएंगे बेटा, आपको पता होगा बेटा दैट टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला एरिया पाकिस्तान का है। लेकिन अगर हम देखेंगे, आप ये समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, भाई पाकिस्तान तो नहीं था, या पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं था। अगर सर पाकिस्तान नहीं था तो हम ये बोल सकते हैं समहाउ ये मैप इधर भी होगा। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान तो वजूद में नहीं था बेटा। जब पाकिस्तान वजूद में नहीं था तो हम बोलेंगे ये हिस्सा भी सर इंडिया का हिस्सा था। ठीक, अब जब इंडिया से एक और मुल्क निकला पाकिस्तान, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस पाकिस्तान में रह रहे थे, जो पाकिस्तान बना उस पाकिस्तान के वो बाशिंदे थे, जो पाकिस्तान वजूद में आया उस पाकिस्तान में वो रह रहे थे। लेकिन उनका शौक, उनकी दिलचस्पी, उनकी मर्जी ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं, वो इस नए मुल्क के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो इस इंडिया के साथ रहना चाहते थे। सिंपल, सरल सी भाषा में फिर से अगर हम देखेंगे बेटा, दैट हमने बोला इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी है। जी, जब इंडिया को आजादी मिली, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली बेटा, तो 2 मुल्क वजूद में आ गए। 2 मुल्क, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग, पाकिस्तान में कुछ ऐसे घर, पाकिस्तान के कुछ ऐसे बाशिंदे जो पाकिस्तान की जमीन पे थे, लेकिन जो चाहते थे हिंदुस्तान में रहना, उनको तो वहां से निकलना पड़ा। They have to move out from that area in order to reach towards India. तो इससे मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, वो समझ लीजिए बेटा। सबसे पहली चीज हमें बताया जाता है दैट 8 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए। 8 मिलियन रेफ्यूजीज सर मतलब क्या है इसका? याद रखिए बेटा, दैट हमें बोला जाता है, हमें समझाया जाता है। अगर आप बात करोगे कि पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान की तरफ आए जो बोल रहे थे हमें हिंदुस्तान में रहना है, दैट वर द 8 मिलियन, तो हम बोल सकते हैं 80 लाख, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और 8 मिलियन इज इक्वल टू 80 लाख। वो तो चले गए, वो तो आ गए किधर की ओर? इंडिया की ओर। लेकिन सर अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है ना बेटा, सबसे पहले चीज इनके लिए घर भी देखना है, इवन दो इनके लिए जॉब भी देखना है, इवन दो इनके जो नीड्स होंगे वो भी तो पूरे करने हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गई बेटा। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जब इंडिया आजाद हो गया, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी दैट 8 मिलियन रेफ्यूजीज came from Pakistan and the India was having the problem. इंडिया को ये प्रॉब्लम थी कि उनके लिए घर देखना है, जॉब देखना है, उनकी नीड्स, जरूरत को पूरा करना है। इतना ही नहीं बेटा, एक और प्रॉब्लम। सर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी?
भाई इंडिया में जब ब्रिटिश राज कर रहा था, समझ लेना, इंडिया में जब ब्रिटिश राज कर रहा था तो स्टेट्स दो प्रकार की थी, याद रखिएगा। एक जिसको हम बोलेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ध्यान से समझिएगा, एक जिसको हम बोलेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, और दूसरा जिनको हम बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया जब इंडिया पे ब्रिटिश का राज चल रहा था तो रियासतें दो किस्मों में बटी थी। एक जो मैंने आपको अभी बताया बेटा, दैट वन वेयर नोन एज द ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक जिनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो रियासतें थी, वो स्टेट्स थी जिन पे डायरेक्ट राज ब्रिटिश का चल रहा था। सो द ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर दोज स्टेट्स, वेयर दोज प्रोविंसेस ऑन विच द ब्रिटिश वाज हैविंग इट्स डायरेक्ट रूल। लेकिन यहां पे नवाब लोग राज कर रहे थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कुछ ऐसी स्टेट्स थी, प्रिंसली रियासतें कुछ ऐसी रियासतें थी जिन पे राज कर रहे थे, जिन पे राज ताज चल रहा था नवाब का। तो सर इससे समस्या क्या है? समस्या बेटा यह है, प्रॉब्लम यह है भाई, ब्रिटिश प्रोविंस को तो ब्रिटिश ने छोड़ दिया और ऑब्वियसली या तो इसमें से कोई इंडिया चला गया या तो इसमें से कोई पाकिस्तान चला गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का भाई नवाब लोग राज कर रहे थे। भाई इनको भी तो देखना था, इनके साथ भी तो इनकी प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व करनी थी, इनका भी तो देखना था, बिकॉज ये तो यहां पे नवाब लोग राज कर रहे थे। अब इनको एक डेमोक्रेसी के तहत जाना था, अब इनको वो नवाब, वो शहजादा सब कुछ छोड़ना था और इनके साथ भी तो एग्रीमेंट करना था दैट या तो आपको इंडिया को ज्वाइन करना है बेटा या तो पाकिस्तान को। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। दोबारा से देख लीजिए, इंडिया ब्रिटिश के ताज में, ब्रिटिश के राज में 1947 आजादी मिली, दो मुल्क आ गए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से कुछ लोग जो बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान में नहीं इंडिया में रहना है। सर कितना स्कोर है उनका? 8 मिलियन, 80 लाख। 80 lakhs were those people who migrated or who moved out from the country of the Pakistan in order to take the shelter, in order to have their residence in India. और उसके बाद सर स्टेट्स दो प्रकार की थी, एक ब्रिटिश और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस हुए जिन पे ब्रिटिश का डायरेक्ट राज चल रहा था, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हो गई जिन पे नवाब लोग राज कर रहे थे। इनका एक इक़्तिदार छनने वाला था, इनकी हुकूमत अब खत्म होने वाली थी, इनके साथ भी तो मशवरा करना था, इनको भी तो देखना था। बेटा वही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस कब? बेटा इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हो गया, पार्टीशन से दो मुल्क बन गए, एक मुल्क इंडिया और दूसरा मुल्क पाकिस्तान, ठीक। अब हुआ क्या? चैलेंज ड्यू टू पार्टीशन। क्या प्रॉब्लम्स हो गई? कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस पार्टीशन की वजह से? सबसे पहले 8 मिलियन रेफ्यूजीज, 80 लाख लोग पाकिस्तान से किधर की ओर आ गए? इंडिया की ओर। उसके बाद बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। क्या प्रॉब्लम्स सर? प्रॉब्लम्स ये दैट हमें प्रिंसली स्टेट्स जो नवाब लोग जहां पे राज कर रहे थे, नवाब लोगों का जिन रियासतों पे राज था, उनको भी तो अब मनाना था, उनको भी तो मनवाना था दैट आइदर यू शुड एसीड टू इंडिया, या तो इंडिया को ज्वाइन कीजिए, आइदर यू शुड एसीड टुवर्ड्स पाकिस्तान। हो गई दो प्रॉब्लम्स। अ न्यू, एक नया एंड डिवाइडेड नेशन, अलग हुआ नेशन। उसके बाद हमें बताया जाता है डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। बेटा ये अगर आपको पता होगा, हिंदूज में ये ज्यादा था। हिंदूज में ये ज्यादा किस हिसाब से था? जो हाई कास्ट के थे वो जबरदस्त अत्याचार करते थे लो कास्ट पे, या पर्टिकुलरली मैं एक नाम यहां पे लिखूंगा बेटा, दैट इज दलित्स। दलित्स पे जबरदस्त
एक हिसाब से अत्याचार हो रहा था। अब ये दलित्स इनको कैसे विश्वास दिलाए, इनको कैसे समझाए आपके साथ अब इस हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी समस्या का भी तो समाधान करना है। A new and divided nation is telling us what the problems, what the challenges we are faced by the independent India. Initially we came to know that the first problem was, जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी a new and divided nation में, that we got the 8 million refugees, 80 लाख लोग हमें मिल गए जो पाकिस्तान से आए। उनके लिए रहन सहन, घर का व्यवस्था करना है, उनको जॉब, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, उनके लिए वो व्यवस्था भी करनी है। आगे मैंने बताया भाई हाई कास्ट एंड लो कास्ट की भी प्रॉब्लम। क्या मतलब सर, दलित्स के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा था। उनको कुएं का पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, उनको तालीम हासिल करने नहीं दी जा रही थी, उनके साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा था, उनको टेंपल्स में जाने नहीं दिया जाता था। और इसीलिए डिवीजन बिटवीन द हाई कास्ट एंड लो कास्ट, डिवीजन बिटवीन हिंदू मेजॉरिटी एंड पीपल ऑफ अदर फेथ। एक और समस्या भाई, बहुत बार हिंदुस्तान की आजादी के स्ट्रगल में यह बोला गया, या हिंदुस्तान जब आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, बहुत बार बोला गया दैट कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है भाई, ये हिंदूज या आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बताया जा रहा था हिंदूज को फेवर कर रही थी। और इसीलिए दूसरी एक और प्रॉब्लम, दैट डिवीजन, अलग अन्य एक हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट्स, एक हिसाब से लड़ाई बिटवीन द हिंदू मेजॉरिटी बोले तो जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन थी, जिनका ज्यादा, जो रिलीजन ज्यादा उधर पे था, दैट वी आर द हिंदूज, हिंदू मेजॉरिटी एंड पीपल ऑफ अदर फेथ। इसका मतलब भाई एक और लड़ाई, एक और कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट या इस डिवीजन को भी तो खत्म करना है। अभी तक हमने न्यू एंड डिवाइडेड नेशन में ये पढ़ा, 2 मुल्क बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, बट द इंडिया वाज फेसिंग द चैलेंज, और इंडिया हैड टू फेस द चैलेंज ऑफ द पार्टीशन। सर क्या चैलेंज थे? सबसे पहले बेटा ये पार्टीशन का चैलेंज था भाई, 2 मुल्क जो बन गए, इंडिया और पाकिस्तान से 80 लाख लोग इंडिया की ओर आ गए, उनके लिए रहन सहन का व्यवस्था तो करना है, नौकरी की व्यवस्था तो करनी है। आगे सर एक और प्रॉब्लम आई। क्या बच्चा, क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई सर दैट हमने देखा भाई, चैलेंज ये भी थी कि प्रिंसली स्टेट्स को मनवाना था, जहां पे राजा लोग राज कर रहे थे उनको मनवाना था। ठीक, आगे हमने ये देखा दैट हां भाई डिवीजन थे, अलग हो रहे थे। क्या? हाई कास्ट एंड लो कास्ट, जो दलित लोग थे वो भी इस सोच में थे, क्या हमें भी बराबर राइट्स मिलेंगे या नहीं। भाई हिंदू मेजॉरिटी जो कि एक हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व थे अदर फेथ्स के साथ। अब ये अदर फेथ्स बोले तो मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, इनको भी ये बराबर एहसास दिलाना था कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी बीच डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यानी कि अलग तहजीब व तमद्दुन, नॉर्थ का अलग तहजीब व तमद्दुन, साउथ का अलग रहन सहन, ईस्ट का अलग रहन सहन, वातावरण, हर एक चीज अलग। और इसी बीच इस सारी चैलेंज को, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करके इंडिया को यूनाइट करना है, इकट्ठे बनाना है। इसीलिए दीज पीपल हैड टू बी यूनाइटेड टू लिव अंडर वन स्टेट। स्टेट बोले तो यहां पे याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स हियर कंट्री, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करती है बेटा। दिस स्टेट हियर रिप्रेजेंट्स द कंट्री, दिस स्टेट हियर रिप्रेजेंट्स द कंट्री ऑफ इंडिया। सर अभी तक क्या पढ़ा? जी बिल्कुल, अभी तक पढ़ा हमने अभी तक हमने पढ़ा अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947। भाई अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन में 2 मुल्क बन गए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया की ओर रहने लगे। प्रिंसली स्टेट्स का भी हमें देख लेना था। हाई कास्ट एंड लो कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हिंदू मेजॉरिटी को बाकी फेथ्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन सब डिविजन्स को हमें दूर करके इन लोगों को यूनाइट करना था, ताकि ये एक कंट्री, एक छत के तले रहे। ठीक बेटा? तो इसके बाद हमें आता है दूसरे प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या थी सबसे पहले वो समझेंगे। याद रखिए मेरी बात बेटा, जो इंडिया था और इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी बोले तो पैसे के प्रकार से
ज्यादा रूरल था, रूरल इकोनॉमी थी। रूरल बोले तो भाई गांव वाले पैसे ज्यादा थे, या ये मान के चलिए कि गांव में ज्यादा कारोबार हो रहा था। क्या मतलब? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन और द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी करते थे। अभी सिटीज उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, शहर उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, और इसीलिए इंडिया की ज्यादातर इकोनॉमी, इंडिया का ज्यादातर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर पे था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे डायरेक्टली कोई खेती बाड़ी कर रहा था, चाहे भाई जमीन से ही कुछ उनको मिल रहा था, किसान के ही जरिए उनको कुछ मिल रहा था जिसको वो बेच रहे थे। और याद रखिएगा दैट ये जो किसान लोग थे, या ये जो किसान थे, या ये जो खेती बाड़ी करने वाले थे, ये डिपेंड थे, किस पे डिपेंड थे? ये डिपेंड थे मॉनसून पे, बरसात पे ये डिपेंड थे। जब बरसात होती थी तब ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनको मिल जाता था भाई अपना खुराक, भाई अपने क्रॉप्स, इनके यहां अच्छी खासी क्रॉप्स का ग्रो होता था, एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता था, या ये मान के चलिए जब बरसात आती थी इनका क्रॉप अच्छे से ग्रो करता था। सो वी कैन से दैट द फार्मर्स as well as other people which were related with the agriculture, जिनकी निस्बत थी एग्रीकल्चर के साथ, वो डिपेंड थे किस पे? वो मॉनसून पे डिपेंड थे, बरसात पे डिपेंड थे। और अगर कभी कभार यही बरसात फेल होती थी, अगर कभी कभार ऐसा होता था कि ये बरसात भाई फेल हो जाती थी, तो याद रखना हर एक, ईच एंड every section of people suffered। भाई अगर कभी कभार ऐसा होता था कि ये बरसात नहीं आती थी, बरसात भाई हट के आती थी, या इरेटिक मॉनसून होता था, या ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती थी वैसा नहीं होता था, तो याद रखना उस टाइम पे हर एक सेक्शन, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो भाई अदर देन द फार्मर हो, हर एक इस चीज से सफर करता था। क्यों? बिकॉज कॉमन सेंस ही बात थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर, दे वेर हैविंग द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया के बहुत सारे इसी सेक्टर के साथ जुड़े थे, जब यही सेक्टर ही फेल हो गया तो मार्केट में पैसा भी नहीं आता था। यह भी एक प्रॉब्लम थी बेटा। क्या मतलब सर? इस प्रॉब्लम का भी तो समाधान देखना था, बट क्या, किस हिसाब से? देयर मस्ट बी सम इरिगेशन फैसिलिटीज, ताकि इन फार्मर्स को अब इस समस्या का समाधान, इस समस्या का फेस ना करना पड़े, या ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक सर, आगे हम देखते हैं दैट एक और प्रॉब्लम थी, वो देख लीजिए। मैंने यहां पे बोला है आपको पहले ही दैट लार्जर पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, बहुत सारी पॉपुलेशन विलेज में रहती थी। मॉनसून वाज द लाइफलाइन फॉर द पीपल प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते थे, मॉनसून उनके लिए लाइफलाइन थी। मॉनसून यानी कि बरसात आएगी क्रॉप उगेगा, बरसात नहीं आएगी क्रॉप नहीं उगेगा। मॉनसून फेल्ड, एंटायर रूरल इकोनॉमी वाज हिट। यानी कि भाई अगर मॉनसून फेल हो गया, अगर मॉनसून बरसात नहीं आई, तो हमें पता थी, हम इस बात से बाखबर थे, बेखबर नहीं, दैट एंटायर रूरल इकोनॉमी, गांव का सारा सेक्टर, पैसा सब कुछ खत्म। क्यों? बिकॉज जब एग्रीकल्चर नहीं तो पैसा नहीं। तो उसके बाद इन अर्बन एरियाज था क्या? शहर में क्या प्रॉब्लम थी? शहर में यह प्रॉब्लम थी दैट वर्कर्स यूज्ड टू लिव इन स्लम एरियाज एंड विद लिटिल एजुकेशन। जो अर्बन एरियाज थे, शहर वाले अगर कुछ एरियाज थे, उनमें जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, वो स्लम एरियाज में रहते थे। स्लम एरियाज बोले तो ऐसे एरियाज बेटा, ऐसी एरियाज जहां पे, स्लम एरियाज हम उनको बोलेंगे जहां पे हाइजीन का कोई कंसेप्ट ना हो, जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था नहीं हो, जो समहाउ बोलेंगे ड्रेनेज एरिया के नजदीक वाले, उधर पे झोपड़पट्टी में जो रहने वाले हैं, उन एरियाज को हम बोलेंगे स्लम एरियाज। इसका मतलब रूरल में भी प्रॉब्लम, और
भाई अर्बन में भी प्रॉब्लम, रूरल में भाई अगर इरेटिक मॉनसून हुआ तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हिट हो जाएगी, अर्बन में वर्कर्स अच्छे से नहीं रह रहे हैं, उनकी जिंदगी जबरदस्त मुतासिर है। इनको भी तो देखना है, इस प्रॉब्लम को भी डेल तो करना है, इस प्रॉब्लम को भी देखना है। क्या इस प्रॉब्लम में भाई क्या ये जो प्रॉब्लम है इसका समस्या का समाधान भी होना चाहिए? बिकॉज इंडिया वाज हैविंग इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया को आजादी मिली थी, तो लोग अब इस आश में थे, लोगों का ये मानना था दैट दे आर गोइंग टू हैव ईच एंड एवरीथिंग विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों का ये मानना था दैट दे आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, जो उनकी होप थी, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई हर एक चीज भाई उनके जहन में थी कि उनको मिलेगा, इसीलिए सो नेशन हैड टू रिड्यूस पॉवर्टी, एक तो गरीबी को भी हटाना था बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो, एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, और साथ में ही कुछ जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज भी बनानी थी। सो ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम्स थी। जब इंडिया आजाद हुआ, दीज वेर द प्रॉब्लम्स दैट फेस। सर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? थोड़ा सा रिवाइज याद रखना बेटा, थोड़ा सा रिवाइज, ताकि आपको इस समय याद ये रहे। पहली चीज, दो मुल्क, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ठीक सर, इससे क्या हुआ? 8 मिलियन रेफ्यूजीज इधर की ओर, हो गया एक प्रॉब्लम। ठीक, ताकि याद रहे। सेकेंड प्रॉब्लम, प्रिंसली स्टेट्स का देखना। सर प्रिंसली स्टेट्स को एसीड करवाना है, उनको एसीड बोले तो मिलाना है उनको, किनके साथ? या तो इंडिया के साथ या तो पाकिस्तान, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, तो इसीलिए हमें किसके साथ मिलाना था? इंडिया के साथ। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? सर तीसरी प्रॉब्लम ये थी, डिवीजन चल रहा था, भेदभाव था, कॉन्फ्लिक्ट था, किनके बीच? हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच। पर्टिकुलरली यहां पे किस रिलीजन का जिक्र है? यहां पे रिलीजन जो जिक्र है दैट इज हिंदूज। ठीक, उसी के साथ एक और प्रॉब्लम, भाई कॉन्फ्लिक्ट था सर किनके बीच? एक तो हिंदू मेजॉरिटी के बीच और अदर फेथ्स, यानी कि जो बाकी के रिलीजन्स हैं उनके बीच। उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद हमें एक और प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? डेवलपमेंट की प्रॉब्लम। डेवलपमेंट की प्रॉब्लम बोले तो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम ये थी दैट जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करना था, बिकॉज अगर मॉनसून कभी कभार फेल होते थे तो गांव की सारी इकोनॉमी हिट होती थी। इसी तरीके से जो वर्कर्स थे जो शहर में रह रहे थे, वो रह रहे थे स्लम एरियाज में, यानी कि उन एरियाज में जहां पे हाइजीन नहीं था, उनको भी भाई हमें डेवलप करना था, या उनको हाइजीन वाला एरिया देना था, हाइजीन वाला एरिया उनको देना था, प्लस उनको एजुकेशन भी देनी थी, तालीम भी देनी थी। तो इसका मतलब मैं आपको यह समझा रहा हूं दैट दिस वेयर द चैलेंज और दीज वेयर द चैलेंजेस। ये तो थे चैलेंज जो इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस मिले, और इंडिया को इन चैलेंज को दूर करना है, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, गरीबी को हटाना था। भाई जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज जो नौकरियां देंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी थी। तो इसीलिए सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले कुछ नियम कानून होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, और इसीलिए सबसे पहले हुआ क्या? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। सबसे पहले एक कानून को लिखा गया, कानून लिखा गया ताकि प्रॉब्लम इस वजह से ना हो, या ये मान के चलिए दैट कानून लिखा गया ताकि नियम या रूल्स व रेगुलेशंस बने। और इसीलिए अब हम देखेंगे दैट विद रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्या, और उससे पहले मैं फिर से आपको कानून के बारे में जानकारी दूंगा। बेटा याद रखना, बेटा कानून बनाने वाले या जिन्होंने कानून बनाया इंडिया का, उसको हम याद रखेंगे एक नाम से, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो कानून साज असेंबली जिन्होंने कानून बनाया। सेकेंड थिंग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये थी इलेक्टेड। इलेक्टेड बोले तो लोगों ने बाज़ाब्ता चुना था इसको, ठीक। और थर्ड थिंग, भाई ये कानून साज असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम याद रखना बेटा, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डन। तीसरी चीज, हमारा कानून
बन गया 26 नवंबर 1949 को, डन। और हमने इसको लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो याद रखना बेटा, 26 नवंबर 1949 को हमने कंप्लीट कर दिया। इट्स सेम एज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट 26 नवंबर 1949 और इसमें फर्क क्या है, इसमें कानून कंप्लीट हो गया। ऑन दिस डे वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने कबूल कर लिया। टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत बार बोला भी है आपको क्लास में दैट किसी भी स्कूल में एडमिशन जब लेते हैं, मान के चलो 1 महीने के बाद स्कूल खुलेगा, हमने 1 महीने पहले एडमिशन ले लिया। जब आपने एडमिशन ले लिया, इसका मतलब आप उस स्कूल के कायदे कानून को एक्सेप्ट करते हैं। वट एवर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस आर देयर, आप उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन आप स्कूल जाएंगे उसी दिन तो यूनिफॉर्म पहनेंगे, उसी दिन तो बाज़ाब्ता वट एवर द रूल्स आर वो आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप 1 महीने से पहले आपने एडमिशन ले लिया, रूल्स तो 1 महीने के बाद लागू होंगे ना, जब आप स्कूल में दाखिल हो गए। इसी तरीके से इस चीज को समझेंगे। ऑन दिस डेट वी अडॉप्टेड और वी कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑन दिस डेट वी एनफोर्सड इट, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है एज रिपब्लिक डे। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे HC मुखर्जी, वही देखते हैं इसमें। दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट एंड HC मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट। HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली वाज 299, यानी कि 299 मेंबर, 299 मेंबर थे कानून साज असेंबली में। 299 मेंबर्स वेयर जो हमारे लिए कानून बनाए। क्या ये खुद? नहीं, बिल्कुल ये 299 मेंबर्स जो थे बेटा, दीज मेंबर्स वेयर इलेक्टेड। ये इलेक्टेड मेंबर्स थे बेटा, ये इलेक्टेड मेंबर्स थे बेटा। और याद रखना बेटा, उसी के साथ हमने बताया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution. 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमें कानून को बनाने में, या अप्रोक्सीमेटली अगर बोलेंगे बेटा तो याद रखना अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे। लेकिन हां, अब जो हमें पढ़ना है वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फीचर्स थे? बिल्कुल मैं ब्रीफली आपको इस पे बताऊंगा। वी आर डीलिंग विद द वन शॉट सीरीज सो दैट आपको इस चैप्टर की ग्लिम्स और इस चैप्टर के थोड़े से एनालिसिस भी मिल जाए। सबसे पहली चीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर इस पॉइंट को देखा जाएगा बेटा, जो ही इंडिया को आजादी मिली, जो ही इंडिया को आजादी मिली बेटा, तो याद रखना भाई, इंडिया ने उसी समय हर एक व्यक्ति को बोला जो भी हिंदुस्तान में रह रहा था दैट हम आपको वोट डालने का हक दे देते हैं। मेरे कहने का मकसद है, पहला फीचर जो है, जो सबसे पहला फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन आवर इंडिया इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट, बी इट द मैन, बी इट द वुमेन, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हर किसी को वोट डालने का हक दिया गया था और हर किसी को वोट डालने का। एंड इनिशियली इट वाज आई थिंक सो 21 years और आज की तारीख में इट्स 18 years। अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द 18 years ऑफ एज इज एलिजिबल फॉर द वोट। सो सबसे पहला फीचर ये। सो इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट मींस दैट ईच एंड एवरी पर्सन वाज हैविंग द राइट टू वोट राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। जो ही आजादी मिली हर एक को वोट दिया गया। लेकिन हमें बताया जाता है इतना इस फीचर में क्या खासियत है? फीचर में यह खासियत है बेटा, नो डाउट अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करो, नो डाउट अगर आप फ्रांस की बात करो, यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज, नो डाउट अगर आप यूएसए की बात करो, बेटा इनमें इनिशियली हर एक को वोट नहीं दिया गया। इनिशियली ओनली द प्रॉपर्टीड मैन वी आर अलाउड टू वोट, या जो मर्द हजरात टैक्स पे करते थे सिर्फ उनको
औरत को यहां पे वोट नहीं दिया गया था इनिशियली, और इसीलिए यहां पे बहुत लेटर ऑन जब आप 9th में खुद चढ़ोगे आपको 9th में एक चैप्टर मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप सीधे देखोगे दैट इट वाज इन 1946, 1946 की साल में फ्रांस ने वुमेन्स को वोट दे दिया। इनिशियली सिर्फ मर्द हजरात को दे रहे थे, लेकिन इंडिया जो ही आजाद हो गया, आजादी के साथ ही भाई वोट डालने का हक हर एक को मिला। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर इसको भी समझे बेटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ दूसरा फीचर याद रखना। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ समझे, इसका मतलब हर एक इक्वल था, बराबर था। किसके बराबर था? बिफोर द लॉ, कानून के सामने, इर्रेस्पेक्टिव, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई, जात पात पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। इवन दो कास्ट क्या, रिलीजियस बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, रिलीजन के नाम पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लो कास्ट का है और ऐसा नहीं कोई हाई कास्ट का है, इस बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ऐसा नहीं कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, इस बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मेरे कहने का मकसद यह है दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ मेक्स अस अंडरस्टैंड द सेकंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, और सबको इक्वालिटी दी गई थी, या ये बोलिए दैट हर एक को इक्वल नजर की, या हर एक को लॉ कानून के सामने बराबर हैसियत थी। ठीक, और इसी के साथ अगर हम थर्ड फीचर देखें बेटा, इट्स स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ इंडियंस। ये समझ लीजिए, हमें बताया जाता है इसमें दैट अगर हम बात करेंगे अनटचेबल्स की, या जिनको बोला जाता है दलित्स, इसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब की, इसी तरीके से किसी और ऐसे सेक्शन की बेटा भाई जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था बेटा, भाई हमारे कानून ने इनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस रखे, स्पेशल प्रिविलेजेस रखे। इसका मतलब, प्रिविलेजेस का मतलब भाई कुछ स्पेशल राइट्स रखे, कुछ अलग हक दिए गए इनको, जिनकी वजह से इनको सीधे लगा कि वो महफूज है, इनको ये लगा कि हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। इवन दो बेटा ये भी आपको बताते चले दैट इनके लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी गई, भाई इनके लिए सीट्स ऑलरेडी अवेल रखी गई लेजिस्लेचर में, चाहे आप पार्लियामेंट की बात करो, चाहे आप एजुकेशनल सेक्टर की बात करो, या चाहे आप जॉब्स की बात करो, सरकारी नौकरी उनमें भी इनके लिए रिजर्वेशन, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करो उनमें भी इनके लिए रिजर्वेशंस, आप लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की बात करो, आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, उनमें भी इनके लिए रिजर्वेशन, ताकि भाई इनके साथ कोई भेदभाव ना हो और ये भी बराबर अपनी कौम को रिप्रेजेंट करे, ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ये तो था भाई तीसरा फीचर। उसके बाद चौथा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको समझते हैं बेटा, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। बेटा आपको पता होगा दैट वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा जिसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। तो इस बात पे भी जब कानून बन रहा था, इस बात पे भी बहस हुई कि ज्यादा पावर सेंट्रल को दिया जाए या सारा पावर सेंटर को दिया जाए, ज्यादा पावर स्टेट को दिया जाए या सारा पावर स्टेट को दिया जाए। और इसमें भी एक बैलेंस रखा गया बेटा, या इसमें भी एक बाज़ाब्ता बैलेंस क्रिएट किया गया। कैसे भाई, कानून ने 3 प्रकार के लिस्ट्स, या कानून ने 3 प्रकार के लिस्ट्स बनाए, एक जिसको हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट, एक जिसको हम बोलेंगे स्टेट लिस्ट, एक जिसको हम बोलेंगे कंकरंट लिस्ट।
इसका मतलब क्या है सर? यूनियन लिस्ट की अगर आप बात करोगे बेटा, यूनियन लिस्ट में सिर्फ वो आइटम्स होंगे जिन पे लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है सिर्फ मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लिस्ट भाई, इनमें वो आइटम्स होंगे या ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे लॉ बनाएगा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कंकरेंट की बात करोगे, इन पे बोथ बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉज बनाएंगे। और इस तरीके से भाई यूनियन लिस्ट में उन आइटम्स को रखा गया जो कंट्री के लिए यानी कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, जैसे कि डिफेंस के रिलेटेड, जैसे कि कम्युनिकेशन के रिलेटेड, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, ये चीजें रखी गई किसमें? यूनियन लिस्ट में। और इन पे सिर्फ और सिर्फ मरकजी सरकार बना सकती है लॉ। स्टेट लिस्ट, इनमें कुछ ऐसे आइटम्स रखे गए, ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल से पुलिस, या मान के चलो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि ट्रेड, इन पे बना सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट ऐसे जिन पे बोथ दोनों बैठेंगे, दोनों मिलके लॉज बनाएंगे। और इनमें से क्या आइटम्स आते हैं? जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि मैरिज, जैसे कि डाइवोर्स, इन चीजों पे लॉ दोनों मिलके बनाएंगे। इन चीजों पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इन चीजों पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? भाई हमने देखा पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पहला फीचर, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ इंडियंस, उसके बाद चौथा डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, और उसके बाद क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी। ये देख लीजिए भाई, लैंग्वेज पॉलिसी हमें क्या बताती है बेटा? सॉरी, अब देखो बेटा ध्यान से, अगर हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत सारे इंडियंस ने यह बताया था या बहुत सारे इंडियंस के जरिए यह बताया गया दैट हम बनाना चाहते हैं सिर्फ हिंदी को एज लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें से एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी ने सीधे एक अल्टीमेटम बोलो या धमकी बोलो या एक वार्निंग दे दी। वार्निंग क्या बोली? वार्निंग बोली कि अगर हिंदी लैंग्वेज जो है वो इंपोज की गई, अगर इसी लैंग्वेज को इंपोज किया गया जो साउथ इंडिया है, यानी कि इंडिया का जो साउदर्न हिस्सा है, वो एग्जिट कर जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे इंडिया से, वो इंडिया से अपने आप को अलग कर देंगे, वो इंडिया के हिस्से में नहीं रहेंगे, या ये मान के चलिए वो इंडिया को अपना नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से फिर ये बोला गया दैट नो, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट एज द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को बनाया गया एक ऑफिशियल लैंग्वेज, और बोला गया साथ में दैट इंग्लिश जो है उसको भी यूज किया गया, या उसको भी यूज किया जाएगा कोर्ट्स में, उसको भी यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन में, टेक्स्ट बुक्स में, हर एक चीज में। कोई दिक्कत तो नहीं? हम देख रहे हैं बराबर दैट लैंग्वेज पॉलिसी भी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक बेटा समझ आ गया? आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बताया जा रहा है। हाउ वी आर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, हाउ वी आर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड के रिलेटेड मैं बेटा आपको सीधे नॉर्मल बताता हूं दैट जब इंडिया को आजादी मिली, या जो ही इंडिया को आजादी मिलने वाली थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके द्वारा बेटा यह वादा किया गया था इंडियन से दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट द स्टेट्स, वो स्टेट्स को बनाएंगे या वो रियासत बनाएंगे एज पर द लैंग्वेज पॉलिसी। जो लैंग्वेज होगी, यानी कि भाई जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप होंगे, जो बड़े बड़े लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, या मान के चलो फॉर एग्जाम्पल से
से 1000, 2000, 3 लाख, 4 लाख एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, इनको एक स्टेट दी जाएगी, ये एक ही स्टेट में रहेंगे। लेकिन जो ही आजादी मिली, आईएनसी ने इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, या जो ही आजादी मिली, आईएनसी ने अपने को इस प्रॉमिस से दूर रखा और लोगों में जबरदस्त गुस्सा आ गया। या ये मान के चलिए, जब आईएनसी ने यह वादा पूरा नहीं किया तो बिल्कुल लोग बहुत ही ज्यादा आग बगोला हो गए। बहुत सारे स्पीकर्स ने, लैंग्वेज स्पीकर्स जैसे कि कन्नड़ स्पीकर्स, जैसे कि मलयालम स्पीकर्स एंड पर्टिकुलरली तेलुगु स्पीकर्स के जो लोग थे, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया दैट इफ आईएनसी प्रॉमिस्ड, अगर आईएनसी के द्वारा यह प्रॉमिस किया गया दैट वी वुड बी क्रिएटेड और आवर स्टेट वुड बी क्रिएटेड ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी, दैट व्हाई इट डिडंट हैपन, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ। और इसी वजह से 1952 में जब आ गए, या 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू आए थे जनरल इलेक्शंस के लिए कैंपेन करने के लिए, या जनरल इलेक्शंस यानी कि जब उस टाइम इलेक्शंस थे, उसके लिए जब वो वोट मांगने आए थे टुवर्ड्स दिस मद्रास प्रेसिडेंसी, टुवर्ड्स और इन फ्रंट ऑफ द तेलुगु स्पीकर्स, ही वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। प्रदर्शन उसको मिला। और इवन दो यहां पे एक गांधी का बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम था श्री रामालू, पोडी श्री रामालू जो थे, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की अक्टूबर 1952 परहैप्स, और अल्टीमेटली हुआ क्या, 58 डेज के बाद उसकी मौत हो गई और जबरदस्त प्रदर्शन हो गया। फाइनली आईएनसी को अपने घुटने टेकने पड़े। सो मैंने बताया भाई, आईएनसी के द्वारा बेटा प्रॉमिस किया गया था, वादा किया था दैट स्टेट्स को बनाएंगे, किस हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। वादा पूरा नहीं किया इन्होंने, तो इसीलिए क्या मिला, प्रोटेस्ट मिला। और इसमें हमें किसका नाम मिला, श्री रामालू, पोटी श्री रामालू का नाम मिला। उसने क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक के कारण हुआ क्या, वो मर गया 58 दिन के बाद। परहैप्स इट वाज 15 दिसंबर 1952 वो मर गया। फाइनली हुआ क्या भाई, सरकार को घुटने टेकने पड़े एंड द फर्स्ट, पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो लैंग्वेज बेसिस पे बनाई गई, यानी कि जहां पे जो लोग थे वो एक ही लैंग्वेज बोलते थे, वो कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को बनाया गया ऑन अक्टूबर 1953। वही हम देख रहे हैं बेटा इधर पे। अगर देखेंगे, आईएनसी हैड प्रॉमिस्ड दैट द कंट्री विल बी इंडिपेंडेंट, ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड बी गिवन इट्स ओन प्रोविंस। प्रोविंस बोले तो स्टेट, यानी कि आईएनसी ने यह वादा किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा यह वादा किया गया था दैट भाई हाँ, हम आपको आपके लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट देंगे। हाउएवर इट डिड नॉट पेड एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू दैट डिमांड। वो जो डिमांड थी, वो जो वादा किया था, उसकी तरफ कोई भी गौर-व-खौज नहीं की। वो जो वादा किया था उसकी तरफ उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं रखा। एंड अल्टीमेटली हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वर अगेंस्ट। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। भाई दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उन्होंने बोला लैंग्वेज के नाम पे हम कोई भी स्टेट्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है लोग अलग हो जाएंगे। दिस कॉज्ड रेजेंटमेंट टू मेनी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जिसकी वजह से हु वर इन होप, जिनको ये उम्मीद थी, ये आश थी दैट देयर विल बी अ सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट उनके लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टर्स केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इवन दो इन अक्टूबर 1952 a गांधीयन फॉलोअर, गांधी को फॉलो करने वाले, गांधी के एक खास शागिर्द जिनका नाम था पोटी श्री रामालू, started hunger strike demanding the formation of Andhra state. And even though he died on 15th December 1952, 50 days of his fast, by 58 दिन अपने फास्ट के बाद, as the death of the news spread, entire Andhra was in chaos and violent. एक जबरदस्त violent protest हुआ और जिसकी वजह से finally on October 1953 new state of Andhra Pradesh came into being. 1953 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया। और यहां पे हमें कौन से स्पीकर्स मिले, यहां पे हमें मिले बेटा तेलुगु स्पीकर्स।
कोई दिक्कत तो नहीं इधर तक, यानी कि यहां तक हमने देखा लिंग्विस्टिक। और फाइनली इसके बाद हमें बताया जाता है, या अगर आप देखोगे हमें बताया जाता है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट्स बहुत सारे एक कमीशन बनाई गई जिसके हेड थे फजल अली, और उसको बोला गया कि आप देखो कि अगर हम लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या इंडिया में कोई फूट तो नहीं पड़ेगी। कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, और अल्टीमेटली स्टेट्स बन गई। जैसे कि 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड दो में, एक तो मराठी और गुजराती स्पीकर्स में। मराठी महाराष्ट्र से निकला और गुजराती के लिए गुजरात आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। सो द बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू टू स्पीकिंग प्रोविंसेस, वन वाज द मराठी स्पीकर्स एंड अनदर वाज द Gujarati speakers, and ultimately Marathi gave rise to the Maharashtra and Gujarati gave rise to the Gujarat. और finally 1966 में पंजाबी दो हिस्सों में बढ़ गया, एक पंजाबी स्पीकर्स के लिए पंजाब कहलाया और इसी तरीके से हरियाणवी स्पीकर्स के लिए हरियाणा कहलाया। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे देख लेते हैं बेटा। आगे हमें अगर आप देखोगे प्री पार्टीशन मैप बिफोर, हाँ बेटा यहां पे अगर आप चेक करोगे देखिए प्री पार्टीशन बोले तो बिफोर 1947 वाला, ये देखिए बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, गिलगित, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यानी कि ये सारा एक ही मुल्क था, कोई पाकिस्तान बना नहीं था। आगे हमें बताया जाता है, ये कौन सा मैप है बेटा, मैं चेक कर लेता, हाँ ऑब्वियसली आप देखो यहां पे अगर हम देखेंगे ये जम्मू और कश्मीर, ये पंजाब, इसका मतलब यहां पे पाकिस्तान बन गया बिकॉज दिस इज ईस्ट पाकिस्तान, और ये वाला प्रोविंस फिर कहलाएगा हमारा पाकिस्तान बेटा। बिकॉज अभी आपने देखा पिछले मैप को अगर देखोगे, ये देखिए बलोचिस्तान इंडिया का हिस्सा था, और इसीलिए मैं बता रहा था समहाउ मैप ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो निकालना है, ये वाला हिस्सा या सिंध बलोचिस्तान ये अब हमारा नहीं रहा था, और इसीलिए हमारा मैप तो ये सामने आ गया। डन। आगे फिर देख लेते हैं आगे हमारा क्या सब टॉपिक है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट को बेटा हम समझते हैं पहले एक चीज से, भाई मैंने बोला था इंडिया को डेवलप करना है, मैंने बोला था इंडिया की डेवलपमेंट चाहिए, मैंने बोला था भाई चैलेंज जो आफ्टर पार्टीशन था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था दैट इंडिया नीड टू बी डेवलप्ड, इंडिया को डेवलप करना था, इंडिया में डेवलपमेंट चाहिए थी, और उसके लिए सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बनाई एक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का सर काम क्या था, ये प्लानिंग कमीशन बन गई 1950 में, और इसका काम था प्लान्स बनाना, 5 ईयर प्लान्स इसके द्वारा बनाए गए सो दैट इंडिया की डेवलपमेंट कैसी हो, इंडिया को डेवलप कैसे करना है और क्या क्या टारगेट्स रखते हैं, इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा था। और जो इकोनॉमी हमने अपनाई, याद रखना बेटा, वो इकोनॉमी मॉडल था मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी यानी कि जहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री भी काम करेगी और गवर्नमेंट का भी काम होगा। मिक्सड इकोनॉमी बिकॉज देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज, वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर ओनली द प्राइवेट सेक्टर वुड बी फ्लोरिश्ड, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकार ही काम करेगी, मिक्सड में दोनों काम करेंगे। प्लानिंग कमीशन का ये सुझाव था, प्लानिंग कमीशन का ये एक हिसाब से सजेशन थी दैट हम दोनों काम करेंगे इकट्ठे, इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए हमें दोनों को बनाना है, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए हम दोनों को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों इकट्ठे चलेंगे, दोनों मिलकर इंडिया को डेवलप करेंगे, दोनों इकट्ठे एक सफर तय करेंगे और इंडिया को डेवलप करेंगे। और इसीलिए इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस 5 ईयर प्लान? इन द 5 ईयर प्लान 5 साल का टारगेट रखते थे और देखते थे कि कितना अचीव होगा, हमें क्या क्या अचीव करना है। और अगर देखेंगे, मैंने बोला आपको अभी, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950, 1950 में, 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया के द्वारा प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंट किया गया, मिक्सड इकोनॉमी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया। मिक्सड इकोनॉमी मॉडल में मैंने आपको बताया दैट मिक्सड इकोनॉमी मॉडल वाज कंसिस्टिंग ऑफ द टू, वन वाज द प्राइवेट, अनदर वाज एज गवर्नमेंट, दोनों मिलके काम करेंगे। आगे 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस, जो मैंने बताया
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम 1951, 5 साल जोड़ेंगे तो 1956। सेकंड 5 ईयर प्लान जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसको बोलते हैं महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल इसलिए बोला जाता है बिकॉज द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज कंस्ट्रक्टेड और द चीफ आर्किटेक्ट जो बनाने वाले थे वो महालनोबिस थे। और इस 5 ईयर प्लान जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो कि 1956 से 1961 तक था, इसमें इन द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑल्सो कॉल्ड महालनोबिस प्लान, इसमें एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया एंड बिल्डिंग ऑफ द डैम्स। इसीलिए प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सच एज द आयरन एंड स्टील एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज डैम्स। भाई यहां तक तो हमने देखा दैट व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट। यहां तक तो हमने देखा दैट प्लानिंग कमीशन को अगर बनाया गया इट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। आगे का जो सफर हमारा है या आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझ लेना, बिकॉज मैंने आपको बताया था बेटा हमें यहां पे इंडिपेंडेंस एरा तो देखना है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का भी, दैट अगर इंडिया आजाद हो गया, इंडिया में एक और रियासत थी, इंडिया की एक रियासत जिस रियासत का नाम है जम्मू और कश्मीर, उस जम्मू और कश्मीर में इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद भाई क्या प्रोग्रेस हुई या आजादी के बाद क्या प्लस पॉइंट जम्मू और कश्मीर में मिले। अगर हम देखते हैं सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, यहां पे तो मोनार्की चल रही थी, बादशाह का रूल था। और बादशाह में भी हमें पता है द डायनास्टी विच यूज्ड टू रूल द जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज नन अदर देन द डोगरा डायनास्टी। जब हमारे यहां आजादी मिली, जब आजाद हुआ जम्मू और कश्मीर, या जब हमें मोनार्की से छुटकारा मिला, द लास्ट रूलर इट वाज द महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो कि डोगरा डायनास्टी से निस्बत रखते थे, जो कि डोगरा डायनास्टी के रूलर थे, भाई उस टाइम पे तो वही मोनार्क हम पे रूल कर रहा था। और इसीलिए सबसे पहली डेवलपमेंट, सबसे पहला क्रेडिट अगर मैं जम्मू और कश्मीर को दूं वो तो यही हुआ ना दैट इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद मोनार्की ट्रांसफर हो गई और यहां पे कोई मोनार्क नहीं, अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रही थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट बोले तो भाई यहां पे वोट डाल के सरकार को चुना गया, वोट जब डाले गए तब जाके सरकार सामने आ गई। दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट, ये तो पहली डेवलपमेंट थी। इवन तो इतना ही नहीं, हमने फ्लोरिश किया आर्ट में, हमने फ्लोरिश किया कल्चर में, हमने फ्लोरिश किया तहजीब और तमद्दुन में। और अंडर द बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद का उस टाइम पे रूल था बेटा, और हमने यहां पे एस्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। इसको क्रिएट किया गया था बेटा 1958 में। 1958 में इसको बनाया गया और जिसमें तहजीब और तमद्दुन जो हमारे रियासत का था उसको महफूज किया गया, उसको प्रमोट किया गया ताकि रेस्ट ऑफ द स्टेट्स भी जम्मू और कश्मीर के कल्चर से बिल्कुल वाकिफ हो, ताकि जम्मू और कश्मीर के तहजीब और तमद्दुन को पूरे इंडियन लेवल पे ले जाया जाए। बख्शी गुलाम अहमद ने तो ये काम कर दिखाया। और उसी बीच भाई सबसे बड़ा काम दैट वाज बाय शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या आज की तारीख में जिसको हम एनसी पार्टी के नाम से जानते हैं, दैट इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिसने उरूज पे लाया या हु वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट वाज शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के जरिए जो सबसे पहले क्रेडिट या जो सबसे पहले काम किया गया दैट इज इसने एक एक्ट लाया और उस एक्ट का नाम है बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। और ये 1950 में लाया बेटा। और इस एक्ट से किया क्या, या इस एक्ट से मुतालबा क्या था? एक्ट से मुतालबा यह था दैट यहां पे जागीरदाराना निजाम था, जागीरदार लोग यहां पे राज कर रहे थे। और जो कल्टिवेटर था या जिसको आपके अल्फाज में रोयत बोले, जिसको आपके अल्फाज में कल्टिवेटर बोले, भाई वही रोयत, वही कल्टिवेटर जो है अल्टीमेटली उस कल्टिवेटर को बोला गया अब से जमीन तुम्हारी, अब यहां पे आपका राज ताज होगा, अब से जागीरदाराना निजाम नहीं। This was the biggest achievement, this was the biggest step that was taken by किसके द्वारा? शेख अब्दुल्ला के द्वारा। भाई ये तो अपनी इंडिपेंडेंस का एक प्रोग्रेस है, ये तो हमारे जम्मू और कश्मीर में एक प्लस पॉइंट है। भाई मोनार्की ट्रांसफर इलेक्टेड गवर्नमेंट में, एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एस्टैब्लिश किया, बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट को हमने खत्म कर दिया भाई। और ऑब्वियस सी बात है नाउ
लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर लास्ट सब टॉपिक देखा जाए भाई, हमें बोला जाता है नेशन, हमारा कौम, कब? आफ्टर 75 ईयर्स। लेकिन याद रखना बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी था दैट इस सब टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों चेंज, किस हिसाब से करेंगे? इस हिसाब से बिकॉज टुडे वी आर नॉट हैविंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम देखेंगे, इट वाज ऑन 15th of August 2021 we celebrated the 75 years। 75 साल हमारे हुए 15 अगस्त 2021 को। जब 2022 आया तो 76 ईयर्स, जब 2023 आया तो 77 ईयर्स। सो राइट नाउ आवर नेशन, हमारा जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, दैट कंट्री और आवर कंट्री हैज सेलिब्रेटेड द 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? बिकॉज 2024 चल रहा है तो 15 अगस्त का तो इंतजार करना पड़ेगा। और इसीलिए जो लास्ट इंडिपेंडेंस था दैट वाज 77th, बिकॉज 15th of August 2023 को हमने 77वां साल आजादी का मना दिया। लेकिन हां, अब हमें बताया जाता है भाई इंडिया का हमें प्रोग्रेस बता दीजिए, इंडिया में डेवलपमेंट कैसी है वो बता दीजिए, इंडिया क्या डेवलप हुआ, क्या कहीं पे कुछ लैग हो गया, क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स है? सबसे पहली चीज, मैं अभी भी बहुत सारे ये बता रहे थे दैट व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आजादी मिली, जब इंडिया आजाद हो गया, बहुत सारे बताते थे दैट इंडिया तो जल्द ही खत्म हो जाएगा, इंडिया जल्द ही अलग अलग हो जाएगा, इंडिया के स्टेट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, because not even a single state has got seceded from the India। किसी ने भी सेक्सेशन का राइट, किसी ने भी ये नहीं बोला दैट हम अलग जा रहे हैं या हम अलग हो रहे हैं या अलग हुए। सो इसका मतलब सबसे पहली चीज दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड। सेकेंड थिंग भाई, सबसे बड़ी बात, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश हुई लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम डेमोक्रेसी को हटाया गया। अगर आप पाकिस्तान की ही बात करेंगे, एक वक्त पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक था, एक वक्त पे वो मिलिट्री रूल के अंडर चला गया। अगर आप बात करेंगे रिसेंटली म्यांमार की, वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इलेक्टेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और आज की तारीख में, आज का साल, अभी का समय देख लीजिए, अभी भी इंडिया डेमोक्रेटिक ही है बेटा। सो आफ्टर 77 years I can give the credit that India is still united, I can give the credit that India is still democratic। लेकिन हां, कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी हमारी समाज में एक नहुसत से हैं, कुछ ऐसी चीजें जो किताबों पे तो लिखी गई लेकिन प्रैक्टिकल अमल में ला ही नहीं गई, कुछ ऐसी चीजें जिनको किताबों पे तो लिखा गया बस वो किताब पे रह गई, जिंदगी में हासिल नहीं हुई। हमने बोला था दैट जो अनटचेबिलिटी है, जो दलित्स हैं या जो अछूत छूत है, इनको हमने खत्म कर दिया। इंसानों को नहीं, वर्ड को खत्म कर दिया। हमने अनटचेबिलिटी या इस वाली लाइन को ही खत्म कर दिया। हमने टेंपल्स हर एक के लिए खुले रखे, लेकिन अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में स्टिल द अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस्ड। अभी भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, अभी भी इनके साथ अन्याय हो रहा है। हमने बोला था इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री बोले तो जहां पे हमने ये बोला था सेक्युलर कंट्री में हर एक मजहब बराबर का होगा, हर एक मजहब की बराबर की वैल्यू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सेक्युलरिज्म को भी पूरा प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। इसका मतलब दैट अगर ऑन द वन साइड इफ इंडिया हैज अ पॉजिटिव साइंस, अगर एक हिसाब से इंडिया के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है लेकिन कुछ तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन ओवरऑल हम ये बताएंगे दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी, लेकिन स्टिल इंडिया अभी भी इट्स वन, या यूं मान के चलिए दैट इंडिया इज दैट टाइप ऑफ द नेशन विच इज हैविंग द यूनिटी, यकजहती है अमंग डाइवर्सिटी। होप ये वाला चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बेटा आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।